गाजी। कस्त नंबर 8। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय पास भी करवा दूंगा और तारीफ भी करूंगा, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। सूबेदार को राह रास्त पर लाने की अभी मैं सोच ही रहा था कि उसने खुद मेरी मुश्किल हल कर दी। उसने कहा कि एनसीओज और जवानों के लिए रोजाना 4000 कप चाय बनती है, इसलिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम रोजाना कितनी चाय इस्तेमाल करेंगे। चाय की मंजूरी के बाकी मरहले आप खुद तय करेंगे। जिस दिन से आपकी चाय मेरे मेज पर बननी शुरू होगी, उस दिन से लेकर हर माह 5000 रुपया मैं आपसे लूंगा। मैंने मंजूर कर लिया और पेशगी 2000 रुपये भी उसे दे दिए। थोड़ी देर बाद हम उसके घर से लौट आए। श्याम ने मुझे रात 8 बजे शराब खाने मिलने को कहा। अब 8 बजने में टाइम ही कितना रह गया था। मैंने होटल जाने की बजाय सीधा शराब खाने का रुख किया। श्याम ने जिस तरह मुझे पैसे लुटाते हुए देखा तो उसने मुझे एक मोटी मछली समझ लिया और उसने कोशिश की कि कोई भी मरहला उसकी मौजूदगी के बिना पूरा ना हो। 8 बजे वो 2 फौजियों के हमराह आया। उसने बताया कि ये कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने कुछ गपशप और कुछ काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही शक पड़ गया कि श्याम इतनी जल्दी मुझे सबसे क्यों मिलवा रहा है। अगरचे मैं इन दोनों फौजियों को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने काम की बात को उससे आगे न बढ़ाया और कहा कि मैं कल श्याम के दफ्तर में आऊंगा और उसके हमराह कैंप कमांडेंट से मिलूंगा। जब वो मैनोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरों से उनके दिली जज्बात की अक्कासी कर रहा था, क्योंकि नशे की हालत में इंसान दिल की बात जबान पर ले आता है और चेहरा उसकी अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और दूसरा फौजी बात बात पर हंस रहे हैं और तीसरा फौजी गहरी सोच में खो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि क्या बात है यार, बीवी की याद आ रही है। वो खिसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात जबान पर न लाया और न ही उसकी खामोशी और सोचने में कोई फर्क आया। शराब खाने में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने छोटी उंगली का इशारा करके अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जानिब। मैं उस खामोश जवान का हाथ थामा और उसे साथ चलने को कहा। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानिब फारिग होकर मैंने कहा कि ऐसे माहौल में जहां इंसान सब गमों से दूर हो जाता है, तुम क्यों उदास बैठे हो? परेशानियां मेरी भी हैं, मगर हर परेशानी का कोई न कोई हल भी होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ, और अगर चल सकते हो तो वापसी पर मेरे साथ मेरे होटल चलो। वहां बैठकर जो भी परेशानी हो बता देना। वो कुछ देर सोचता रहा और बोला, साहब, आप पहली बार मुझसे मिले हो और मेरी परेशानी का अंदाजा लगा लिया। यहाँ मेरे साथ वाले हैं कि मुझे आज तक किसी भी बात या परेशानी का नहीं पूछा। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान दिखाई देता है। वापसी पर मैं आपके साथ चलूंगा। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठाऊंगा और फिर सिविलियन लिबास में आपके होटल के बाहर पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके गिलास में ज्यादा शराब डाली ताकि वो ज्यादा नशे में आ जाए। कुछ देर बाद उसने सर दर्द की शिकायत की और उठकर बाहर चला गया। हमारे टेबल पर महफिल उस वक्त शबाब पर थी, इसलिए दूसरों ने उसके जाने का खास नोटिस न लिया। तकरीबन 11:30 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई। मुझे यकीन था मेरी तरह श्याम और उसका साथी भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब में डूबे हुए थे। मैंने यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूं कि सिवाय बंगाल और मद्रास के दूर दराज देहातों के, जहाँ मकामी जबान बोली जाती है, सारे भारत और फौज में जो जबान बोली जाती है वो ऐसी उर्दू है जिसमें संस्कृत के 30 या 40 अल्फाज शामिल किए गए हैं। ठट्ठा और कर्क में संस्कृत जबान सिर्फ सियासी जलसों में बोली जाती है। सारे भारत की जबान वही है जो फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृत वाले अल्फाज याद करके और उन्हें मुनासिब जगह इस्तेमाल करके आप हिंदी जबान के माहिर बन सकते हैं। दौरान ट्रेनिंग मुझे 60 से ज्यादा संस्कृत के अल्फाज याद और उनका सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया गया था। मैं शराब खाने से निकला, रिक्शे पर बैठा और होटल की राह ली। वो क्लर्क, जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था।
मैं उसे अपने हमराह लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने से हमराह लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैक बना कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या ये परिंदे और जानवर काम आएंगे। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी जरूरत से ज्यादा आमदनी है, बम्बई में रहाइश है और कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। पंजाबी हूँ और जात पात पर यकीन नहीं रखता। इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देखकर न रह सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ भी मेरे बस में हुआ तुम्हारे लिए करूंगा। शराब के नशे में अशोक सिन्हा जब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और दहाड़े मारकर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज्यादा देर न रोए, क्योंकि दुख में रोने से न सिर्फ सुकून मिल जाता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के करीब बैठ गया और कहा कि मर्द रोया नहीं करते, तुम मर्द भी हो और फौजी भी हो। तुम्हें तो हरगिज रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी परेशानी दूर करने की तदबीर करनी चाहिए। ये मेरा वादा है कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अशोक ने कहा कि साहब, मेरे पिताजी फौत हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं, जवान हैं, मगर दहेज न होने की वजह से सगाई नहीं हो पा रही। मेरी आमदन कलील है, इतने ज्यादा दहेज का बंदोबस्त करना मेरे बस का रोग नहीं। बड़ी बहन की एक जगह मंगनी हुई है, मगर दहेज न होने की वजह से वो भी मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। माताजी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कहीं से भी रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी दास्तान बरसगीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियां दहेज न होने की वजह से अपनी शादी की उम्र अबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा भाव ताव करके उसे ब्याहते हैं। और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता, वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं। और जो जरा मॉडर्न जहन रखती हैं, वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम आखिरकार किसी कहवा खाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि उसे कितनी रकम की जरूरत है। उसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए अगर उसे 25,000 रुपए मिल जाएं, तो वो इस फर्ज से सुबकदोश हो सकता है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें 25,000 मिल जाएं, तो तुम सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से सुबकदोश हो सकोगे, बाकी भी तो 2 बहनें हैं, उनका क्या होगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसे दोस्त साबित हो सकोगे। बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी हर मजबूरी में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उससे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही मेंबर बन सकते हैं। इसमें हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं और उनके लिए न सिर्फ रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर मुआविनत भी करते हैं। तुम्हारी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी 2 बहनों के लिए भी क्लब की तरफ से मौजूद रिश्ते तलाश करेंगे। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक मुझे कुछ याद आ गया और उसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं। इन मेंबरों में जहां तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंट के जवान और अफसर भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए मैंने कहा कि मुझे याद है कि टैंक रेजिमेंट का एक जवान, जिसकी बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी थी, वो हमारे क्लब की दिल्ली की शाखा का मेंबर बना था। वो पंजाब के किसी इलाके का रहने वाला था। उसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की इयानत से हुई थी। क्लब के कवायद व जवाबित के मुताबिक उसने क्लब की रकम जो उसने ली थी निहायत माकूल और आसान किस्तों में वापस करनी थी। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि उसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है, लेकिन उसका नाम सामने आते ही मैं फौरन सिर्फ उसे पहचान लूंगा, बल्कि बाकी कर्ज की अदायगी का तकाजा भी करूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर कर्ज हासिल करने वाले अदायगी बंद कर देंगे तो ये नेक मकसद से बना हुआ क्लब का सिस्टम कैसे चलेगा। मैंने दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट्स की लिस्ट सामने हो तो मैं उस नाम को फौरन पहचान लूंगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होती हुई सामने नजर आ रही थी और उसके लिए उसे मेरी खुशनुदी की जरूरत थी। उसने कहा कि साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ देने का वादा किया है।
ये है तो खिलाफ कानून। मेरे पकड़े जाने की सूरत में मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन फिर वो मुकम्मल फाइल जो मेरे दफ्तर के एक क्लर्क के पास है, किसी न किसी तरह कल रात में आपको आपके होटल में लाकर दे दूंगा और आप उससे अपने मतलूब शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के टाइम से पहले वो फाइल मैं आपसे वापस ले जाऊंगा। उसका जिक्र भी किसी से न कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसे रुखसत करते हुए 1000 रुपया उसकी जेब में डाल दिया। उस फाइल का हासिल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था और अशोक को मैंने अपने काबू में कर लिया था। दूसरे दिन मैं एडीओएस के दफ्तर में गया और एडीओएस से मिला। लेफ्टिनेंट गुप्ता एडीओएस था और मैं पहले रोज भी उससे मिल चुका था। मैंने उनसे कहा कि मुझे आए हुए यहाँ काफी रोज हो गए हैं और मेरे चाय के सैंपल अभी तक आपके दफ्तर में ही पड़े हुए हैं। मैं मुंबई की पुर रौनक जिंदगी से आकर यहाँ कैद हो चुका हूँ और बहुत बोर हो चुका हूँ। आप मेरे चाय के सैंपल मुत्तल्लिका अफराद तक पहुँचाएं ताकि टेस्ट करके कुछ फैसला हो सके। एडीओएस से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में होती थी। वो मेरी शख्सियत नपी तुली इंग्लिश से मुतासिर हुआ या उसके पीछे भी नोटों की कशिश थी। उसने मेरे सामने अपने दफ्तर के एक क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भेजने का ऑर्डर दे दिया और कहा कि ये महज एक रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल चेक करने के लिए लंगर में भेजे जाते हैं। मैं बिना लंगर में भेजे भी फैसला कर सकता हूँ और जहां तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो कल शाम तुम मेरे मेहमान होगे। मैं तुम्हें अपने हमराह ऑफिसर्स मेस में ले चलूंगा। और फिर मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा करके उनसे इजाजत ली और क्लर्कों के पास आकर बैठ गया। श्याम से कुछ देर गपशप की और उसने कहा कि कर्नल गुप्ता ने आपके सैंपल मेस में भिजवाने का ऑर्डर दे दिया है। मैंने कहा कि मैं उनसे मिल कर आ रहा हूँ, अभी काम जल्दी करना है, इसलिए मुझे कैंप कमांडेंट के पास ले चलो। वहां जाने का उज्र मैंने ये पेश किया कि चूंकि मेरे सैंपल लंगर में जा रहे हैं और शायद आज या कल वहां इस्तेमाल हों, लंगर में किसी भी किस्म की कंप्लेन वो डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते, बल्कि अपने सीनियर्स के जरिए कैंप कमांडेंट से करते हैं और कैंप कमांडेंट का अमला उसकी छानबीन करता है और ये फौजी डिसिप्लिन का लाजिमी जुज है। थोड़ी देर बाद श्याम मुझे लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर चला गया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। उसने आंखों ही आंखों में मुझे जता दिया कि काम हो गया है। वहां रस्मी बातचीत हुई। श्याम ने दूसरे क्लर्क से कहा कि इनके चाय के सैंपल आज लंगर पर भेजे जा रहे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना। ये दूसरा क्लर्क वही था जो श्याम के साथ गुज़श्ता रात उनके हमराह आया था। वहां से जब हम वापस लौटने लगे तो अचानक कैंप कमांडेंट से सामना हो गया। श्याम ने उसे सैल्यूट किया और उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया और अपनी अहमदनगर आने की वजह बताई और कहा कि आज मेरे चाय के सैंपल मेज पर भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। कॉलर पर सुर्ख पट्टी लगाए हुए अकड़े हुए कर्नल को मेरा एक क्लर्क के साथ इस तरह घूमना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि आप अगर मुझसे मिलने आए हैं तो फिर सीधे मेरे दफ्तर आ जाते। मैंने श्याम को इशारा किया और उस कर्नल के पीछे उसके दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बहुत सजा हुआ दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल साहब को भी मुतासिर कर लूं। इनिशियल्स के साथ उसका नाम मल्होत्रा था। मैंने उससे कहा, कर्नल साहब, मैं 2 मरतबा आपसे मिलने यहाँ आ चुका हूँ मगर आप दफ्तर में मौजूद न थे। मेरे चाय के सैंपल एडीओएस के दफ्तर से लंगर तक पहुँच चुके हैं। उसूलन मुझे पहले आपसे मिलना चाहिए था क्योंकि सारे कैंपस के अफसरों और जवानों के इंचार्ज आप ही हैं और उनकी मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपके दफ्तर तक आने के लिए मैंने एडीओएस के दफ्तर से एक क्लर्क को हमराह लिया क्योंकि मुझे पता चला था कि आपसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। मैं यहाँ होटल में ठहरा हूँ और ज्यादा दिन यूं ही नहीं रह सकता था, इसलिए ये शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। इसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम भी अच्छा खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी को दफ्तर में लगे एसी ने कम कर दिया था और कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बिना अपॉइंटमेंट के आने की जब मैंने माजरत पेश की तो कर्नल ने मुझसे पूछा, चाय पियेंगे या कॉफी? मैंने कहा कि चाय।
मगर बशर्ते कि आप मेरी चाय के सैंपल से चाय बनवाएं। मेरे ब्रीफकेस में 2 चाय के सैंपल पड़े थे, वो दोनों निकालकर मैंने मेज पर रख दिए। कर्नल ने अपने बैटमैन को बुलाया और उसे मेरी दी हुई चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम कितने हैं। मैंने कीमत बता दी। चाय का कप खत्म करते ही उसने इंटरकॉम पर मेस इंचार्ज को फोन किया और कहा कि आज जो नई चाय के सैंपल आए हैं वो मैंने पी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने इजाजत चाही और कहा कि सर, कल मैं कर्नल गुप्ता के हमराह ऑफिसर मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे भी मुलाकात होगी। मल्होत्रा ने सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, यंग मैन, यू लुक लाइक एन ऑफिसर, सो ट्राई टू रिमेन अमंग ऑफिसर्स। मैंने दोबारा शुक्रिया अदा किया तो कर्नल ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक छोड़ आएगी। 10 मिनट तक एक जीप दफ्तर के सामने आकर रुकी, जिसमें बैठकर मैं होटल वापस आ गया। कर्नल मल्होत्रा और गुप्ता को क्या पता कि जो काम मेरे लिए उनके दफ्तरों के क्लर्क कर रहे थे वो किसी भी सूरत अमंग ऑफिसर्स रहने से नहीं हो सकते थे। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।